हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो कि लास्ट वाली थ्योरी है उसको कवर करते हैं। उसका नाम है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थ्योरी है बिकॉज ये थ्योरी के बेसिस पे ही बहुत सारे कंसेप्ट अराइज हुए। तो अगर हमें ये थ्योरी का पता चल जाए कि ओरिजिन क्या होता है, कैसे क्या होता है इस थ्योरी के अंदर में, तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट फ्यूचर के भी क्लियर हो सकते हैं और अभी के भी। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपनी बैंड थ्योरी को। बैंड थ्योरी, तो सबसे पहली चीज ये है कि बैंड थ्योरी होता क्या है और बैंड क्या होता है। अगर हम लोग को पता चल जाए कि एक्चुअली बैंड क्या होता है तो हम लोग इस थ्योरी का ओरिजिन भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंड क्या होता है। ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान देते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग हर जगह पे E- चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी अगर आपको E- दिखता है तो आपको बस वहां पे इमेजिन करना है कि वो इलेक्ट्रॉन को मेंशन किया गया है। अगर आप किसी भी चीज का एटम ले लो, किसी भी एलिमेंट का एटम ले लो, कोई भी एलिमेंट हो, तो आपने वहां ये देखते हो कि उसके अंदर में बहुत सारी आपकी एनर्जी लेवल्स होती है। बहुत सारी एनर्जी लेवल आपको देखने को मिलेगी। तो मैं इस चीज को एनर्जी लेवल लेबल कर देती हूँ। ये है आपकी एनर्जी लेवल। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, देखते हैं हम लोग। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो भी आपका एनर्जी लेवल होता है ना, उसके अंदर में आपके ये वाले ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पहले हम लोग टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको सब बताती हूँ। तो सारे के सारे एनर्जी लेवल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। तो मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर में। अब क्या होता है ना, ये एनर्जी लेवल से बैंड कैसे फॉर्म होता है वो हम लोग देखते हैं। अगर आप ध्यान देते हो तो ये सारे के सारे जितने भी आपके एनर्जी लेवल है ना, ये देखो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक दूसरे से प्लेस्ड है। जैसे ये है, इसके ऊपर ये है, कुछ डिस्टेंस के बाद ये है, कुछ डिस्टेंस के बाद आपकी ये वाली एनर्जी लेवल है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप ध्यान देते हो तो आप यहाँ ये ऑब्जर्व करते हो कि ये जो एक्चुअली एनर्जी लेवल है ना, अगर ये एनर्जी लेवल आपकी बहुत ज्यादा पास पास आ जाए, मैं ब्लैक कलर के इससे लिखती हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो। अगर ये एनर्जी लेवल आपकी बहुत ज्यादा पास पास आ जाए इस तरीके से, मतलब ये जो एनर्जी लेवल थी ये काफी एक डिस्टेंस की बात थी। देखो ये सारी की सारी एनर्जी लेवल एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है। लेकिन आप अगर इस डायग्राम को इमेजिन करते हो ना, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल जो है ना ये बहुत ज्यादा क्लोज्ड है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि ये जो एनर्जी लेवल है इससे एक बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो बैंड कुछ इस तरीके से होता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। मैंने आपको बस अभी इतना ही एक्सप्लेन किया है कि हम लोग किसी भी एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर में बहुत सारी एनर्जी लेवल प्रेजेंट होती है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो अलग अलग एनर्जी लेवल में प्लेस्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर सेकंड थिंग मैंने ये ऑब्जर्व की है कि जितने भी आपकी ये एनर्जी लेवल है ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक दूसरे से प्लेस्ड होते हैं। लेकिन अगर ये जो एनर्जी लेवल है ना ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास आ जाए, मतलब ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज्ड आ जाए, तो ये इस तरीके से दिखने लगती है। इनका अपीयरेंस इस तरीके से होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं बैंड, ठीक है। क्योंकि ये हमें एनर्जी लेवल फिर दिखती नहीं है, ये हमें बैंड बैंड जैसा ही दिखेगा। देखो अगर ये एनर्जी लेवल इतनी क्लोज है तो हमें ऐसा फील होगा कि ये बैंड ही है। तो इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि बैंड क्या होगा आपका, जो भी आपकी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल रहेंगे, क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज बैंड। क्योंकि अब वो आपको एनर्जी लेवल नहीं बैंड की तरह ऑब्जर्व हो रहा है। और सेकंड थिंग ये है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल लिखा है क्योंकि ये एनर्जी लेवल जो है ये ऐसी एनर्जी लेवल है जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आई होप ये पार्ट आपका बहुत बेटर तरीके से क्लियर हो गया है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, बैंड के टाइप्स कौन से होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, टाइप्स ऑफ बैंड्स। टाइप्स कौन से होते हैं बैंड्स के। अब ये टाइप्स ऑफ बैंड्स जो है ना ये हम लोग स्कूल डेज से भी पढ़ते आए हैं। ये बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है लेकिन फिर भी हम लोग इसको इस बार एक बार रिवाइज जरूर करेंगे क्योंकि इस कंसेप्ट का काम हम लोग को नेक्स्ट वाले अपकमिंग टॉपिक में पड़ेगा, ठीक है।
तो बैंड जो होता है ना उसके मेजर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका वैलेंस बैंड और एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, एक होता है आपका वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो सबसे पहली चीज ये है कि मैं इनके एक तो पॉइंट्स लिख देती हूँ, उसके बाद हम लोग समझते हैं पॉइंट को कि एक्चुअली लिखा क्या गया है। तो एक बार मैं पॉइंट्स लिखती हूँ, यहाँ पे ध्यान देना है सभी को। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको जो आपका फर्स्ट वाला रहेगा एनर्जी के टर्म्स में आपको बताना है, और जो भी आपका सेकेंड वाला पॉइंट रहेगा वो आपको मूवमेंट के बारे में बताना है। तो जब भी आप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को एक्सप्लेन करोगे तो आपको 2 पॉइंट को हमेशा से कवर करना है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि उसकी एनर्जी कैसी है, और जो सेकेंड पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है। अगर हमें ये 2 पॉइंट पता है और अगर हमें ये टॉपिक समझ गया तो ये हम लोग खुद ही लिख सकते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या होगा। तो अब हम लोग समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो भी आपका वैलेंस बैंड होता है ना वो लोअर एनर्जी पे प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकती हूँ कि प्रेजेंट एट लोअर एनर्जी लेवल। अब क्यों होगा वो भी देखेंगे, एक बार लिख लेते हैं। तो वैलेंस बैंड जो होता है वो आपका लोअर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होता है। अगर वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होता है तो ऑफ कोर्स कंडक्शन बैंड जो आपका रहेगा वो हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ कि आपका जो भी कंडक्शन बैंड है वो प्रेजेंट रहेगा एट द हायर एनर्जी लेवल। सेकेंड पॉइंट ये है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का। अब हम लोग देखते हैं इस चीज को, समझते हैं कि एक्चुअली क्या होता है वैलेंस बैंड में। तो सबसे पहली चीज ये है, मैं एक आपके फिगर को ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से समझना है सभी को। ये जो फर्स्ट वाला है ना ये फिगर है आपका वैलेंस बैंड का, और जो ये ऊपर वाला बैंड है जो आपके हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है वो रहता है आपका कंडक्शन बैंड। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके वैलेंस बैंड के नीचे में एक एटम प्रेजेंट होता है, ऐसा हमें इमेजिन करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो ये वैलेंस बैंड है ये लोअर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, इसलिए ये नीचे है। और जो भी आपका कंडक्शन बैंड है वो हमेशा हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब काम की चीज ये है कि मुझे यहाँ पे ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा। तो मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्व करूंगी कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना वैलेंस बैंड में, और आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कंडक्शन बैंड में। ध्यान से समझना है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे है आपका एटम, और इस एटम में ये वाला जो पार्ट है ना ये है आपका न्यूक्लियस। और हमें पता होता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप ध्यान देते हो तो जो भी आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है ना वो इस नीचे वाले न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्लोज्ड है, बहुत ज्यादा क्लोज्ड है। मतलब जो भी ये न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा खींचेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये इजीली मूव नहीं कर सकते, ये बाहर मूव नहीं कर सकते, इनका मूवमेंट जो रहेगा वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। उसका रीजन क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आर नॉट फ्री टू मूव, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बट चले आते अगर हम लोग कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन आप देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना सारे के सारे ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो न्यूक्लियस जो है ना ये वाला ये इन इलेक्ट्रॉन्स को उतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो ये न्यूक्लियस इनको इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकता है अपनी तरफ। तो ये सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना आपके ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहां घूम सकते हैं।
इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वैलेंस बैंड में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं आर नॉट फ्री टू मूव, वो इजीली मूव नहीं कर सकते। ये ई माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ना कंडक्शन बैंड की, तो कंडक्शन बैंड में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। आई होप ये चीज़ बहुत बेटर तरीके से आपकी क्लियर हो गई हो कि एक्चुअली वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है, प्लस कंडक्शन बैंड में कैसा होता है। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं जिसका नाम है बैंड गैप। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते इफ यू वांट। अब देखते हैं बैंड गैप को। ये सारा का सारा बैंड थ्योरी में ही कवर होगा। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है ना वो ये है कि सपोज यहाँ पे एक आपका बैंड है और यहाँ पे भी आपका एक बैंड है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी आपका लोअर एनर्जी वाला बैंड होता है उसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। ये है आपका लोअर एनर्जी वाला बैंड जिसको मैंने नेम दिया है वैलेंस बैंड, और ये है आपका हायर एनर्जी वाला बैंड जिसको मैंने नेम दिया है कंडक्शन बैंड। अब देखो काम की चीज क्या है। काम की चीज ये है कि ये दोनों के दोनों क्या है, बैंड है, और जो भी इनके बीच में का गैप है, जो भी इनके बीच में का डिस्टेंस है, उस चीज को मैं कहती हूँ बैंड गैप। समझ में आ गया ना? तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका बैंड गैप क्या होता है कि जो भी आपका गैप होता है ना, गैप और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू बैंड्स, ठीक है, ये भी आपका एक बैंड है और ये भी आपका एक बैंड है। तो ये दोनों के दोनों बैंड में जो भी आपका गैप है उस गैप को हम लोग कहते हैं बैंड गैप। ये बैंड गैप ही सब कुछ डिसाइड करता है कि कोई भी चीज कंडक्टर होगी या इंसुलेटर होगी या सेमीकंडक्टर होगी। वो सारी चीजें जो होती है ना, मटेरियल का जो भी नेचर होता है वो डिसाइड होता है बाय द हेल्प ऑफ बैंड गैप। इसलिए बैंड गैप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है, प्रॉपर्टीज जो होती है ना सॉलिड की, वो दो टाइप्स की होती है। क्योंकि ये चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, तो हम लोगों ने सॉलिड की ऑलमोस्ट सारी चीजें देख ली है, लेकिन सॉलिड हमें प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज जो होती है ना सॉलिड की, वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और एक होती है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आप कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लो, अगर वो सॉलिड स्टेट का है तो हम लोग हमेशा उसकी दो प्रॉपर्टीज तो स्टडी करते ही है। एक होती है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करूँ ना तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग हमेशा कंडक्टिविटी को देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ही देखते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के केस में हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ही देखते हैं। बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के केस में, जैसे कि इसका नाम ही मैग्नेटिक है, तो हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर को देखते हैं। मतलब ये दोनों चीज को स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को स्टडी करने के लिए और मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ऑफ एनी सॉलिड, वी जस्ट कंसिडर दिस टू प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले क्लास में देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को सॉलिड की। नेक्स्ट वाले अपकमिंग क्लास में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सॉलिड की। ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को देखने से पहले एक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आपने आपके फिजिक्स वाले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो भी आपकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, ठीक है, और अगर मैं बात कर रही हूँ ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की स्पेशली, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की स्पेशली, तो मैंने यहाँ ये ऑब्जर्व किया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है अबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
क्योंकि इस पार्ट का अभी काम पड़ने वाला है। अबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कितनी एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, वही होती है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो एबिलिटी होती है ना, ये आपकी हमेशा डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में। ये हमेशा डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में एंड इट्स मूवमेंट। क्योंकि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो भी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो भी आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी को डिसाइड करता है। ठीक है ना, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही मतलब चार्ज होता है आपका, और उसी का मतलब आपकी फर्दर में इलेक्ट्रिसिटी होती है। इन द सेम फैशन जो भी आपकी एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में और इट्स मोमेंट के ऊपर में। अगर हम लोग ब्रीफली बोले ना, तो वो डिपेंड करती है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। तो आई होप ये चीज़ आपकी बहुत बेटर तरीके से क्लियर हो गई हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि जो भी आपका नीचे वाला बैंड होता है और एक बैंड होता है आपका ऊपर वाला, है ना। नीचे वाले बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। ऊपर वाले बैंड को, जो कि हायर एनर्जी लेवल का होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। अब काम की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों केसेस में प्रेजेंट थे, जैसे कि हम लोग अभी देख चुके हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था इसी क्लास के स्टार्टिंग में कि जो भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आपके कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताना कि ये जो एबिलिटी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के भी ऊपर में डिपेंड करती है। अब कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव हो सकते हैं यहाँ वहाँ, बट वैलेंस बैंड में नहीं मूव हो सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि कंडक्शन बैंड के ही इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं, वैलेंस के नहीं होते। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। अब ये कंसेप्ट का काम हम लोग को नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ने वाला है। दैट्स व्हाई आई हैव क्लियर दिस टॉपिक टू यू। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं। एक होता है आपका कंडक्टर, एक होता है आपका इंसुलेटर, और एक होता है आपका सेमीकंडक्टर। ये हम लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। लेकिन अभी आपको ये 12th स्टैंडर्ड में भी है, थोड़ा सा डिटेल में है, नो डाउट। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोग इसका पॉइंट्स कौन से कवर करेंगे, फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो जो पहला पॉइंट आप यहाँ पे कवर करोगे वो आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आपका वैल्यू। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू आपका रहेगा। जो भी आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। एंड वैलेंस बैंड। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और चौथा रहेगा इसके एग्जाम्पल्स। ये पॉइंट्स को कवर करने के बाद हम लोग एक एक चीज को देख लेंगे कि इसमें एक्चुअली कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है, इसमें कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है, और इसमें, ये तीनों को कवर करेंगे। लेकिन एक बार ये पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इस चीज को भी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है 11th में 10th में, उसके बेसिस पे भी हम लोग ये आंसर्स कर सकते हैं। काम की चीज़ ये नहीं है, काम की चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पॉइंट्स कौन से कवर करना है। क्योंकि ये जो क्लास है ये स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड है, तो हमें स्टेट बोर्ड में तो थ्योरी ज़्यादा पार्ट लिखना पड़ता है, राइट। क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस तो आते हैं बट एमसीक्यू टाइप्स उतने नहीं आते, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करना है। अगर आपको ये पॉइंट्स पता है तो ये पॉइंट्स आप खुद ब खुद ही फिलअप कर सकते हो, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इस कंसेप्ट का क्लियर हो चुका है। देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, कंडक्टिविटी का जो भी आपका वैल्यू है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए, वो आपको रटना पड़ेगा।
उसके लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है कंडक्टर के केस में वो होता है 10⁻⁴ टू 10⁻+7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये है इसका यूनिट। ये वैल्यू ध्यान देना, यहाँ प्लस है, माइनस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वैल्यू को पढ़ते हैं, प्लस माइनस को नहीं देखते। अगर मैं आपकी इंसुलेटर की बात करती हूँ तो आपका इंसुलेटर का जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो होते हैं -20 टू 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और जो भी आपका सेमी कंडक्टर होता है उसकी जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये वैल्यूज को आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यूज रट्टा ही मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये कि आपने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि ये जो वैल्यू है 10⁻⁴ टू 10⁻7 ये कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप यहाँ देखते हो इंसुलेटर के केस में तो ये दोनों के दोनों टर्म आपके नेगेटिव है। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा लो है। अगर मैं बात करती हूँ सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में आपने देखा कि आपका एक वैल्यू माइनस के टर्म्स में है, एक वैल्यू प्लस के टर्म्स में है। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो भी यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मॉडरेट है। मॉडरेट भी कह सकते हैं और मीडियम भी कह सकते हैं। चले आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। अब जो ये वाली चीज़ है ना, ये एक बार मैं फिलअप कर देती हूँ, फिर हम लोग समझते हैं। तो कंडक्टर के केस में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो जो भी आपका वैलेंस बैंड होता है ना और जो भी आपका कंडक्शन बैंड होता है, हम लोग उसको इसके टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका कंडक्टर होता है उसके केस में आपका वैलेंस बैंड जो होता है ना वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। और जो भी आपका कंडक्शन बैंड होता है वो भी फिल्ड होता है। देखेंगे कैसे होगा, ये सब देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इंसुलेटर के केस में जो भी आपका वैलेंस बैंड है ना उसका वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो तो फील्ड है, बट जो भी आपका कंडक्शन बैंड है ना वो एम्प्टी होता है। जो भी आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के केस में आपका वैलेंस बैंड तो फील्ड होता ही है, बट जो भी आपका कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फील्ड होता है। पार्शियली फील्ड मतलब पूरा फील्ड नहीं होता है, बट पार्शियली मतलब आधा अधूरा ही फील्ड अप होता है। तो ये चीज आपको रटने का जरूरत नहीं है, देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं कंडक्टर एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए उनका नाम कंडक्टर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आपके इंसुलेटर्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स। और जो भी आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो भी गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट एट हाई टेम्परेचर। एक अगर टेम्परेचर हाई हो तभी जाके आपके सेमीकंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। अगर आपको लिखना है एग्जांपल्स, तो जो भी आपके कंडक्टर्स हैं, जैसे कि आप इमेजिन कर लो इलेक्ट्रिक वायर्स को, तो इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर वायर प्रेजेंट होता है, तो वो आपका कॉपर मेटल है। तो जो भी आपका कॉपर मेटल है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आप ले लो यहाँ पे मेटल्स के एग्जाम्पल्स। इंसुलेटर्स मतलब ये आपके नॉन मेटल्स, जैसे कि आपके गैसेस, वो कंडक्शन नहीं शो करते, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके नॉन मेटल्स। और जो भी आपके सेमीकंडक्टर्स है ना, सेमीकंडक्टर्स का आपका एग्जांपल हो सकते हैं मेटेरियल्स, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रॉपर्टी शो करते हैं नॉन मेटल्स की भी और मेटल्स की भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कंसेप्ट को कि कंडक्शन बैंड क्या होता है और उसका अंडर में कंसेप्ट क्या होता है। इंसुलेटर्स, हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को तो कवर कर लिया, लेकिन टॉपिक समझना रह गया, तो उसको भी समझ लेते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर मैं बात कर रही हूँ ना कंडक्शन की, तो कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, वो ये है कि जो भी आपका ये होता है इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। एक सेकेंड, ये है आपका वैलेंस बैंड
समझ जाओ आप लोग। और इसके ऊपर में कहीं ना कहीं आपका कंडक्शन बैंड होगा। तो कंडक्शन बैंड को देखो हम लोग कैसे देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दो टाइप के आपके कंडक्शन बैंड ड्रॉ किए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है, ये जो पहला नंबर का बैंड मैंने ड्रॉ किया ना, इस बैंड को हम लोग कहते हैं एस बैंड। और जो भी मैंने सेकंड नंबर का ड्रॉ किया है ना, इसको कहते हैं हम लोग एस बैंड, और इसको हम लोग कहते हैं आपका पी बैंड। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये एस बैंड और पी बैंड आए कहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी तक बेसिक पढ़ा है, लेकिन 12th में हमें थोड़ा सा डिटेल में है, तो वो जो डिटेल वाला पार्ट है ना, वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कहना मुझे ये है कि जो भी आपका एस वाला बैंड होता है ना, इसको भी हम लोग कंडक्शन बैंड ही कहते हैं, और जो भी आपका एस पी बैंड होता है ना, वो भी हमारा कंडक्शन बैंड ही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली। ये है वैलेंस बैंड जो कि लोअर एनर्जी लेवल पे है, ये दोनों के दोनों आपके हैं कंडक्शन बैंड क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल पे है। तो किसी भी कंडक्शन बैंड का नाम एस होगा या एस पी होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वैल्यूज कौन से होते हैं, जैसे कि एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। ये सारे के सारे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं या सबशेल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हो, सपोज मैंने इस एलिमेंट को लिया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको अगर एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल को शो कर रहा है। जैसे कि मैंने इसको कहा है कि ये एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही ऑर्बिटल दिखाता है जिसका नाम है एस सबशेल। तो इस एलिमेंट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडक्शन टाइप का बैंड प्रेजेंट होगा जिसका नाम रहेगा एस बैंड, क्योंकि ये एक ही सबशेल दिखा रहा है एस सबशेल, इसलिए एक ही बैंड है। सपोज अगर मैंने दूसरा वाला एलिमेंट लिया है, अगर ये दूसरे वाले एलिमेंट के अंदर मुझे दो टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एस सबशेल और साथ ही साथ पी सबशेल, तो अगर ये मुझे दो सबशेल दिखा रहा है, मतलब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल शो कर रहा है, तो इस सब्सटेंस के अंदर में मुझे दो टाइप के कंडक्शन बैंड दिखेंगे, और नाम क्या रहेगा उनका, वही नाम रहेगा जो उनके सबशेल का नाम है। तो सबशेल के नाम कौन से थे इसमें, एस और पी, इसलिए इसमें जो भी कंडक्शन बैंड रहेगा उसका भी नाम क्या रहेगा, एस बैंड और पी बैंड। ठीक है, अब ये जो बैंड है ना, ये अलग अलग नहीं रहते, ये एक दूसरे को चिपक के, मतलब ये एक दूसरे को जॉइंटली होते हैं। ठीक है, देखते हैं इधर कैसे। अगर आप ध्यान देते हो तो आपने यहाँ ये देखा कि ये जो भी बैंड है ना, ये ओवरलैपिंग बैंड है। मतलब मैंने यहाँ पे ये देखा कि आपका जो भी ये एस बैंड है और जो भी ये पी बैंड है, ये एक दूसरे से ओवरलैप्ड है, अलग अलग नहीं रहते, वो ओवरलैपिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे ये कहना है कि जो भी आपके इस टाइप के बैंड होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट, कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट उसके ऊपर में ही डिपेंड करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट मुझे ये कहता है कि अगर मैं ध्यान देती हूँ ना, बुक के सारे पॉइंट्स को कवर करते, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कंसेप्ट अगर क्लियर होना तो एमसीक्यू के भी सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं और थ्योरी के भी। समझते हैं इस पार्ट को। अगर मैंने सपोज कोई भी टाइप का आपका सॉलिड लिया है, ठीक है, कोई भी टाइप का आपका सॉलिड ले लो या आप क्रिस्टल ले लो, तो आपने इसके केस में ये इमेजिन किया है कि ये जो सॉलिड होता है, या फिर आप ले लो मेटल, मेटालिक सॉलिड इमेजिन करो। तो मेटल के केस में, मेटल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अगर एम से, तो मेटल जो होता है ना, वो आपको दो चीजें देता है, एक देता है मेटल का कटायन और दूसरा देता है वो आपको इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये इमेजिन किया है कि जो भी मेटल के कटायन है ना, वो इमर्ज होते हैं इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने इनको कहा है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको कहा है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसी के अंदर आपके मेटल के कटायंस भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये है आपका मेटल, लेकिन मेटल ऐसे थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, वो तो मेटल के कटायन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये है आपके मेटल के कटायंस और ये है आपके इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपके मेटल के कटायंस होते हैं ना, वो मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव, लेकिन जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं।
और आपको पता होता है कि जो भी आपकी नदियाँ होती है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहती है, वो स्टॉप नहीं होती है, स्टैंड स्टिल नहीं रहती है। दैट मीन्स इसलिए मैंने इसको कहा है कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा समुंदर है या नदी है और वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं, बट कटायंस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ये एक्चुअल डायग्राम होता है किसी भी कंडक्टर का। ठीक है, देखते हैं हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इंसुलेटर के डायग्राम को। इंसुलेटर में मैं ये चीज देखती हूँ कि ये होता है आपका इंसुलेटर का वैलेंस बैंड, और ये होता है आपके इंसुलेटर का कंडक्शन वाला बैंड, लेबल कर देते हैं इनको। ये होता है आपका वैलेंस बैंड और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। और आपको ये भी पता है कि जो भी इनके बीच का डिफरेंस होता है दो गैप का, उनको ही हम लोग एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं। अब काम की चीज ये है कि जो भी आपका वैलेंस बैंड है वो यहाँ कंप्लीटली फिल्ड है, दिख रहे हैं ना हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर आप कंडक्शन बैंड को देखते हो तो कंडक्शन बैंड में आपके एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो आपका कंडक्शन बैंड कैसा है, एम्प्टी है। ये पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो भी आपका एनर्जी का गैप है, ये इतना ज्यादा एनर्जी का गैप है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना वैलेंस बैंड के, ये कंडक्शन बैंड में मूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि मूव अगर करेंगे तो इतना बड़ा उनको डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, एनर्जी का बैंड गैप बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग इस टाइप के जोन को कहते हैं फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन मतलब एक ऐसा जोन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूव होना पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा ये जोन है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कहीं पे पूछा जाए कि फॉरबिडन जोन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पता होना चाहिए कि फॉरबिडन जोन इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड नॉट इन केस ऑफ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तभी जाके ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो कहाँ से ये वाला चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसलिए इंसुलेटर्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर को। सेमीकंडक्टर में मैं क्या देखती हूँ, ये है आपका वैलेंस बैंड और ये होता है आपका कंडक्शन वाला बैंड, नीचे वाला है आपका वैलेंस बैंड और ऊपर वाला होता है आपका कंडक्शन बैंड। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि इसके केस में अगर आप देखते हो ना, तो वैलेंस बैंड भी आपका कंप्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड आपका पार्शियली फिल्ड है। तो उसका रीजन ये है कि जो भी यहाँ पे आपका एनर्जी का गैप है ना, जिसको हम लोग एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, वो बैंड गैप कैसा है, बहुत ज्यादा छोटा है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर एनर्जी का बैंड गैप बहुत छोटा है तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस बैंड के, वो इजीली मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में, क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत छोटा है। इसलिए जो भी आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो भी आपके अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। समझ में आ गया? आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू। और सेकंड थिंग ये है कि सेमीकंडक्टर्स आपको पता होनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स में जो भी आपका कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, और जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो भी आपका कंडक्शन बैंड होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड अप होता है। प्रॉपर्टीज हम लोग सारी देख चुके हैं। Thank you very much for watching this video. If you find this video interesting, then please do like and share. Thank you.